कोलकाता में एक बार फिर से बहुत ही शर्मनाक घटना सामने आई है। आप सबको जरूर याद होगा आरजीकर हॉस्पिटल वाला पूरा मामला। उसी कोलकाता शहर में एक बार फिर से बताया जा रहा है कि कॉलेज कैंपस के अंदर एक लड़की के साथ गैंग रेप होता है। चलिए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है, अभी तक क्या क्या चीजें सामने आई है और इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर हम इस इंसिडेंट के बारे में जाने तो देखिए, यहाँ पर कोलकाता में एक जगह है कस्बा। वहां पर एक पब्लिक लॉ इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, जिसका नाम है साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज। इस इंसिडेंट में बताया जाता है कि कॉलेज के अंदर जो गार्ड के रूम होते हैं, मतलब कि जो सिक्योरिटी पर्सनल के रूम होते हैं, वहां पर लड़की को घसीट कर जबरदस्ती लाया जाता है और उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है। यह इंसिडेंट 25 जून को शाम को लगभग 7:30 बजे से लेकर 10:50 के बीच में हुआ था। मतलब कि ये शाम की घटना है और यहाँ जो विक्टिम है वो एलएलबी की छात्रा थी, जिसकी उम्र 24 साल के आसपास थी। बताया यह भी जा रहा है कि जो विक्टिम है उसको गलत तरीके से कॉलेज कैंपस में रोका जाता है, उसके बाद उसे गार्ड रूम तक लेके जाया जाता है, गार्ड रूम को क्लोज कर दिया जाता है। फिर 3 पुरुष हैं जो उसके साथ ये घिनौना कृत्य करते हैं। यहाँ ताज्जुब की बात यह है कि ये सारी चीजें करते दौरान ना तो उन लड़कों के अंदर कोई डर होता है, ना ही उनके अंदर कोई शर्म होती है। इनफैक्ट उन्होंने ये सब अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी की और लड़की को धमकाने की कोशिश भी की कि अगर तुम किसी को बताओगी तो हम तुम्हारे इस वीडियो को पब्लिक कर देंगे और तुम्हें जान से मार देंगे। लेकिन इस धमकी के बावजूद भी वो लड़की डरी नहीं और वो बहादुरी दिखाई और उसने फाइनली 26 जून को कस्बा पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन कर दिया और फाइनली 27 जून को तीनों लड़कों को अरेस्ट किया जाता है। अब यहाँ जब लड़की से पूछा जाता है तो वो बताती है कि मैंने बहुत कोशिशें की, मैंने चीखा चिल्लाया, प्लीज मुझे जाने दो कहा, यहाँ तक कि मैंने उनके पैर भी पकड़े, लेकिन ये सब के बावजूद भी उनका दिल नहीं पसीजा और ये सब यो चीज करते रहे। उस दौरान उसे पैनिक अटैक भी आता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। उसने काफी मदद भी मांगी लेकिन कोई मदद करने को यहाँ पर तैयार नहीं था। फाइनली उसने बोला कि मुझे जो इनहेलर है वो ला कर दो, तो इनहेलर उसे ला के दिया जाता है, तब जाकर उसकी जो सांस है वो नॉर्मल होती है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो 3 अक्यूज्ड है जिनको अरेस्ट किया जाता है ये है कौन। सबसे पहला व्यक्ति जो मेन अक्यूज्ड है वो है मनोजीत मिश्रा। उम्र 31 साल के आसपास है और ये कॉलेज में पहले पढ़ा करता था। आगे चलकर उसी कॉलेज में उसकी जॉब लग जाती है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। बोला यह भी जा रहा है कि एक समय में वो टीएमसी का लीडर भी था। मतलब आपको पता ही होगा वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, वो अभी पावर में है और उन्हीं का ही जो स्टूडेंट विंग है जिसका नाम है तृणमूल छात्र परिषद, ये उसका लीडर रह चुका था। वैसे इंसिडेंट के बाद टीएमसी कहती है कि वो इस समय में कोई भी पार्टी पोजीशन होल्ड नहीं करता है और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर बाकी के जो 2 लड़के बचे हैं वो दोनों स्टूडेंट हैं उसी लॉ कॉलेज के। एक का नाम है जैब अहमद जिसकी उम्र 19 साल है और दूसरा है प्रमीत मुखर्जी जिसकी उम्र 20 साल के आसपास है। अब जो दोनों एक्यूज्ड हैं अभी उनको अलीपुर कोर्ट में हाजिर किया गया है और 1 जुलाई तक पुलिस कस्टडी मांगी गई थी। पुलिस कस्टडी मिल जाती है और अब पुलिस उसकी जांच कर रही है। यहाँ पे जो धारा लगाई गई है वो है 376D जो कि गैंग रेप का है, 342 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए, 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए और क्योंकि यहाँ पर मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की गई थी तो सेक्शन 67 ऑफ द आईटी एक्ट भी लगाया गया है। यहाँ पर मोबाइल फोन्स तीनों एक्यूज्ड के सीज भी कर लिए गए हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो विक्टिम है उसका किसी भी प्रकार से कोई भी वीडियो कहीं लीक ना हो जाए। अभी एविडेंस के तौर पर यहाँ पर जो कोलकाता पुलिस है उन्होंने साइबर फॉरेंसिक लैब में इस मोबाइल को भेज दिया है ताकि कोई भी रिकवरी हो जो एविडेंस के तौर पर काम आ सके, उसको कलेक्ट किया जा सके। अब मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस है उन्होंने विक्टिम से बातचीत करने की कोशिश की तो यहाँ पर विक्टिम का ये कहना था कि जो मेन अक्यूज्ड है मनोजीत मिश्रा, उसने इसे मैरिज प्रपोजल दिया था कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन विक्टिम ने साफ साफ इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि मैं ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हूं, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। ये कहने के बावजूद भी वो उसको धमकी देता है कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मार दूंगा, मैं तुम्हारे माता पिता को, पेरेंट्स को, उन सबको गलत केस में फंसा दूंगा और जेल करवा दूंगा। अब यहाँ पे इसकी ये सब बातों से ये प्रश्न उठता है कि इसके पास ऐसी क्या पावर थी, कौन सी पॉलिटिकल बैकिंग थी जिसके तहत वो इस तरीके के कॉन्फिडेंस से ये सारी बातें कह रहा था। यहाँ पर अब क्वेश्चन ये भी है कि सबसे पहला नेग्लिजेंस कहाँ पे आता है, तो नो डाउट जो इंस्टीट्यूशन है वहां पर आपको नेग्लिजेंस देखने को मिलेगी।
क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पहले भी कई तरीके के कंप्लेंट जो है वो किए हुए हैं कि कैंपस के अंदर का जो वातावरण है वो बहुत ही खराब होता जा रहा था। जो गार्ड रूम है वहां पर इस तरीके के लगातार मीटिंग्स स्टूडेंट्स और स्टाफ के वहां अक्सर देखने को मिले, ये सब वहां पे होता रहता था, जो कि नहीं होना चाहिए। वो एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए रूम था, जो गार्ड का रूम था, और वहां पे इस तरीके की चीजों का होना एकदम से कहीं भी सही नहीं है। फिर दूसरा, वहां पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं थे उस पर्टिकुलर जगह पे जहां पे वो इंसिडेंट हुआ है, और शायद यही बात है कि वो लड़कों को ये बात पता थी पहले से कि वहां पे कोई कैमरा नहीं है, ये जगह सबसे सेफ रहेगा उनके इस इंसिडेंट के लिए। फिर वहां के जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं और जो कई लोग हैं वहां के, उनका कहना है कि वहां के जो टीएमसीपी यानी कि तृणमूल छात्र परिषद है, वो वहां 2017 से लगातार वायलेंस करती आ रही है। अक्सर फैकल्टीज को धमकाया जाता है। फिर यह भी कहा जाता है कि 2019 में वहां के पॉलिटिकल बैकअप वाले गुंडे वहां के टीचर्स को मारते भी हैं उसी पर्टिकुलर कैंपस में। तो ये सब दृश्य से यही सवाल खड़े होते हैं कि वहां के मौजूदा जो प्रशासन है और वहां की जो मौजूदा इंस्टीट्यूशन है वो क्या कर रही थी। जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के जो चेयरमैन पर्सन है रेखा शर्मा, उन्होंने एक डिटेल रिपोर्ट मांगी है वेस्ट बंगाल पुलिस से और सभी एक्यूज्ड को अरेस्ट करने के लिए भी बोला था स्टार्टिंग में, और साथ ही साथ एश्योरेंस मांगा है कि जो विक्टिम है उसकी पूरी की पूरी सेफ्टी होनी चाहिए, उसे कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए, और जो भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो विक्टिम को जरूर देना है। जब इस मामले का खुलासा पब्लिक में होता है तो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा इसका विरोध देखने को मिलता है। यहाँ पर जो सिटीजन्स है, स्टूडेंट्स यूनियन है, उन्होंने प्रोटेस्ट निकाला, कैंडल मार्च निकाले। जो वुमेन राइट्स ग्रुप है उन्होंने डिमांड किया कि कैंपस में सेफ्टी ऑडिट होनी चाहिए, और ऑडिट इसलिए भी होनी चाहिए कि वहां पे जो सीसीटीवी कैमरा है वो है क्यों नहीं, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्यों नहीं है। अब मुझे तो ये बात भी समझ में नहीं आती है कि जो गार्ड है स्पेशली हमारे देश के, अगर आप देखोगे ना तो ऐसा लगता है कि बस गार्ड को नाम के लिए ही रखा जाता है। एक्चुअली में गार्ड का काम क्या होता है कि कम से कम वो इस तरीके की चीजों को वो प्रोटेक्शन दे सके, लेकिन यहां देख के ऐसा लग रहा है जैसे गार्ड को रखा गया था इसलिए कि बस कोई एंट्री और एग्जिट जो है उसको वो वहां पे नाम लिख सके। हमारे देश में कुछ ऐसा ही सिस्टम जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। गार्ड का प्रॉपर मतलब होता है कि आपकी वो सुरक्षा कर सके। अगर वो आपको सुरक्षा नहीं दे पा रहा है तो ऐसे गार्ड का क्या पर्पस हुआ। खैर, यहाँ की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए वो जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल सिचुएशन क्या थी। यहाँ पर एक और डिमांड ये भी आ रही है कि कॉलेजेस के अंदर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है उस पे बैन होना चाहिए पूरी की पूरी तरीके से। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि ये पूरा जो केस है ये मैटर क्यों करता है। पिछली बार आप सब जानते हैं कि आर्जिकल वाले केस में जो मुजरिम था वो पुलिस वॉलंटियर में था, मतलब उसकी जिम्मेदारी खुद की थी कि वो प्रोटेक्शन दे वहां पे, लेकिन उल्टा उसी ने इस तरीके का घिनौना काम जो है वो किया था। वैसा ही कुछ यहां भी देखने को मिल रहा है, जिसमें कॉलेजेस का ही वो बंदा जो कि वहां पे काम करता था उसने ही ये सब कर दिया, और करने के बाद लड़की को, उसके परिवार वालों को धमकी भी दे रहा है कि उसे मार देगा, उसके परिवार वालों को फंसा देगा। आखिरकार ये सब वो किसके बैकअप पे कह रहा है, ये बात सोचने वाली है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।